आधुनिक काल पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल में हम लोगों ने भारतेंदु युग पढ़ा था और अब हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय है 1900 से 1920 तक। द्विवेदी युग मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आप ना समझें। इस युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। भारतेंदु युग में हिंदी काव्य को पुनः जागृत होने का अवसर मिला तथा द्विवेदी युग में इससे भी कई सुधार हुए। कहने का अर्थ है कि हिंदी काव्य को पुनर्जागृत अर्थात पुनर्जागरण का काल कहा जाता है भारतेंदु युग को। और द्विवेदी युग में भी वही बातें हुई। द्विवेदी युग में भी हिंदी कविता में कई सुधार हुए। अतएव डॉक्टर नागेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल कहा है। किसे? द्विवेदी युग को। ध्यान देंगे आप, द्विवेदी युग को क्या कहा गया है? जागरण सुधार काल, क्योंकि इस काल में कविताओं में बहुत सुधार हुए, लोगों को जगाने का प्रयास किया गया। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी काव्य की नई धारा कही। ठीक है, द्विवेदी युग को रामचंद्र शुक्ल ने कहा हिंदी काव्य की नई धारा। डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के काव्य को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य कहा है। तो ये कथन याद रखेंगे आप। इस युग में गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार के काव्यों में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। इस युग में, द्विवेदी युग में, कविता के लिए कविता और गद्य दोनों, मतलब गद्य और पद्य दोनों प्रकार के काव्यों में, है ना। ऐसा नहीं कि केवल पद्य में, बल्कि गद्य में भी कविताएं लिखी जाने लगी और पद्य में भी, और इन दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में निम्नलिखित दो संस्थाएं स्थापित हुईं जिनके द्वारा हिंदी के विकास को नई दिशा प्राप्त हुई। तो ये ध्यान देंगे आप, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण की बात कर रहे हैं हम लोग। तो दो वो संस्थाएं हैं जिन्होंने हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया। तो पहली संस्था है नागरी प्रचारिणी सभा, जो 1893 में आपकी आई, और दूसरी है सरस्वती पत्रिका, जो मासिक पत्रिका थी, जो 1900 में प्रकाशित हुई। तो दो संस्थाएं हैं, नागरी प्रचारिणी सभा काशी 1893 और सरस्वती पत्रिका मासिक 1900। ठीक है, तो इनको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अब आइए, तो नगर प्रचारिणी सभा की बात हम लोग कर रहे हैं। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 को क्वींस कॉलेज वाराणसी में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 3 विद्वानों के प्रयासों से काशी में हुई। तो केवल 9वीं कक्षा में पढ़ते थे ये तीनों विद्वान, और इन्होंने काशी में नगरी प्रचारिणी सभा का जो है स्थापना किया 16 जुलाई 1893 में। कौन कौन थे ये? पहले थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, दूसरे थे राम नारायण मिश्र, और तीसरे थे शिव कुमार। राम श्याम शिव, है ना। पहले राम आते हैं, राम का अवतार हुआ था, फिर श्याम का अवतार हुआ था, फिर शिव जी। इस तरह से आप याद करेंगे, राम श्याम शिव। इस सभा के द्वारा, नागरिक प्रचारिणी सभा के द्वारा मूल्यवान हिंदी ग्रंथों का प्रकाशन किया जाता था। इस सभा द्वारा हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का कार्य किया गया, जिसके अध्यक्ष निम्नानुसार रहे। तो पहले अध्यक्ष रहे आपके बाबू श्याम सुंदर दास। ध्यान देंगे आप, अध्यक्ष के रूप में नागरिक प्रचारिणी सभा के पहले रहे बाबू श्याम सुंदर दास। 1900 से लेकर 1908 तक रहे ये अध्यक्ष। और उसके बाद कौन कौन रहे? श्याम बिहारी मिश्र रहे और सुखदेव बिहारी मिश्र रहे। तो ये 1908 से 1916 तक रहे। तो याद क्रम रखेंगे आप कि कौन कब रहे। पहले अध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास 1900 से 1908, फिर हैं श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र 1908 से 1916 तक। इस सभा द्वारा 1896 में काशी में नागरी प्रचारिणी नामक एक त्रैमासिक यानी 3 मास में निकलने वाली पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू हुआ, जिसमें अनेक शोधपरक लेख छपा करते थे। शोधपरक मतलब, शोध मतलब आप जानते होंगे, जो PhD में किया जाता है, किसी एक विषय पर खोज की जाती है, उस पर जांच
पड़ताल की जाती है। नागरी प्रचारिणी त्रैमासिक पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य कौन कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष और जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये संपादक मंडल के सदस्य थे तीनों। कौन कौन? बाबू श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष और जगन्नाथ दास रत्नाकर। और ऊपर हम लोगों ने जो पढ़ा था अध्यक्ष के बारे में, वो भी तीन हैं, बाबू श्याम सुंदर, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो इसको आप कंफ्यूज ना हो, वो अध्यक्ष के रूप में रहें और ये आपके संपादक मंडल के सदस्य रहें। इस सभा द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना भी की गई। तो हिंदी के प्रचार के लिए 1910 में इसी सभा द्वारा, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई। वाराणसी में इसकी स्थापना में मदन मोहन मालवीय व पुरुषोत्तम दास टंडन का अपूर्व योगदान रहा। इसके बाद हिंदी साहित्य की समृद्धि का काम सभा ने अपने हाथ में रखा एवं प्रचार प्रसार का काम इसी सम्मेलन को सौंप दिया। मतलब सारा काम जो समृद्धि के लिए काम था वो नागरी प्रचारिणी सभा ने अपने हाथ में रखा और उसके हिंदी के प्रचार प्रसार का काम किसके द्वारा किया गया? इसी सम्मेलन के द्वारा उसको सौंप दिया गया कि भाई आप इसे संभालें, आप इसका प्रचार प्रसार करें। 1910 में जिसकी स्थापना हुई हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को। इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष बने राधा कृष्ण दास, है ना। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है, हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के पहले अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण दास थे। इसकी आरंभिक बैठकें काशी के सप्त सागर मोहल्ले के गुड़साल में हुआ करती थी। इस सभा द्वारा 1896 में स्थापित आर्य भाषा पुस्तकालय देश में हिंदी का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है। मतलब सबसे बड़ा पुस्तकालय 1896 में स्थापित हुआ। क्या नाम था उसका? आर्य भाषा पुस्तकालय। इस सभा द्वारा केंद्र सरकार की सहायता से हिंदी विश्वकोश का संपादन भी किया गया। अब तक इसमें 12 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी का सर्वाधिक प्रामाणिक एवं विस्तृत कोश हिंदी शब्द सागर भी केंद्र सरकार की सहायता से 10 खंडों में प्रकाशित करवाया गया। विस्तृत कोश का नाम क्या है? हिंदी शब्द सागर, जिसे प्रकाशित करवाया गया केंद्र सरकार की मदद से 10 खंडों में। इस सभा द्वारा 1898 में पारिभाषिक शब्दावली का प्रकाशन भी कराया गया। हम लोग के सिलेबस में भी है पारिभाषिक शब्दावली। तो 1898 में पारिभाषिक शब्दावली का प्रकाशन भी कराया गया। किस सभा द्वारा? नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे, हिंदी विश्वकोश, हिंदी शब्द सागर, पारिभाषिक शब्दावली और हिंदी साहित्य सम्मेलन, है ना। ये सारी जो मतलब ये सब जो स्थापनाएँ हुई हैं नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा ही हुई हैं। और इसके अध्यक्ष ये रहे आपके तीनों, और इसके त्रैमासिक संपादन मंडल के अलग अलग सदस्य रहे तीनों। उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना भी हुई और इसमें हाथ रहा मदन मोहन मालवीय का और पुरुषोत्तम दास टंडन का रहा। और इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष बने राधा कृष्ण दास। आइए अब आगे हम लोग जानते हैं सरस्वती पत्रिका जो अगली है, ठीक है ना। आगे जानेंगे सरस्वती पत्रिका के बारे में। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इस पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय एक बंगाली सज्जन चिंतामणि घोष ने किया था, जो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वाधिकारी यानी मालिक थे। तो बच्चन जी ने बताया है कि इस पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय किन्होंने किया था? चिंतामणि घोष ने किया था, जो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक थे। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1900 में शुरू हुआ। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1900। इसके विचारधारक चिंतामणि घोष के अनुरोध पर नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने इसका संपादन दायित्व स्वीकार किया। तो ये सरस्वती पत्रिका किसके संपादन में?
प्रकाशित हुई? तो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। और ये विचार किसने दिया था, किसने अनुरोध किया था? चिंतामणि घोष ने। इसके शुरुआती 1 वर्ष तक इसका संपादन कार्य एक संपादक मंडल द्वारा किया गया था, जिसमें निम्न विद्वान शामिल थे। तो 1900 से 1901 तक, ध्यान देंगे आप, 1900 से 1901 तक जो संपादक मंडल में जो लोग थे वो विद्वान यहाँ पर हैं, जिनके नाम यहाँ हैं। जिसमें पहला नाम आता है बाबू श्याम सुंदर दास का, दूसरे हैं राधा कृष्ण दास, तीसरे हैं जगन्नाथ दास, चौथे हैं कार्तिक प्रसाद और पाँचवें हैं किशोरी लाल गोस्वामी। तो ये नाम है, याद रखेंगे आप, संपादक मंडल में जो 1 वर्षों तक संपादन में रहे। 1901 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास को स्वतंत्र रूप से अकेले को ही इसके संपादन का दायित्व सौंप दिया गया। तो 1900 से लेकर 1901 तक तो ये पाँचों ने संभाला संपादक मंडल को, लेकिन 1901 में अकेले किन्होंने संभाला पूरा दायित्व सरस्वती पत्रिका के संपादन का? तो वो थे बाबू श्याम सुंदर दास। उसके बाद बारी आती है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने 1903 में। ध्यान देंगे, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब संभाला? तो 1903 में संभाला था। और ये 1903 से लेकर 1920 तक इसके संपादन से जुड़े रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक बने रहे। थर्ड पे आ गए 1920 से 1947 तक पंडित देवी दत्त शुक्ल, है ना, इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन को संभाला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा है। किस पत्रिका को? सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश। महावीर प्रसाद द्विवेदी की हे कविता सरस्वती पत्रिका के जून 1900 के अंक में प्रकाशित हुई थी। तो हे कवित इनकी कविता है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इसकी पत्रिका की आवृत्ति मासिक होती थी। कहने का मतलब है कि मासिक यानी 1 माह में निकलती थी, आवृत्ति मतलब दोहराव, ठीक है ना। तो हर पत्रिका का दोहराव या रिपीटेशन हर मास में होता था। यह पत्रिका यानी कौन सी पत्रिका? आपकी है सरस्वती पत्रिका। यह पत्रिका प्रारंभ में काशी से प्रकाशित हुई थी। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे इलाहाबाद से प्रकाशित करना शुरू किया था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले कब हुई और बाद में कब कहाँ हुई? तो काशी में हुई सबसे पहले प्रारंभ, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका प्रकाशन कहाँ शुरू किया? इलाहाबाद से। अब हम लोग जानेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, यानी प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं, विचारधाराएँ क्या क्या रहीं, और क्या क्या काव्यों में या गद्यों में मतलब विचार दिए गए, कवियों ने किन किन विचारधाराओं को अपने कविता या गद्य के माध्यम से प्रकट किया। तो सबसे पहला है भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया, मतलब भारतेंदु युग में जो काव्य लेखन हुआ या गद्य लेखन हुआ उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हिंदी में द्विवेदी युगीन काव्य को आगे बढ़ाया गया। दूसरा है राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिकता की भावना, पुनरुत्थान की भावना, नीति और आदर्श का निरूपण, नारी की गरिमा और महत्ता, हास्य व्यंग्य काव्य। ये ध्यान देंगे आप, कई बार प्रश्न आ जाता है तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। प्रबंध, खंड एवं मुक्तक, ठीक है, प्रबंध काव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। इन तीनों प्रकार के काव्य का लेखन किस युग में हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में हुआ। आदर्शवाद की प्रतिष्ठा, प्रकृति वर्णन भी हुआ है, ठीक है ना। तो प्रकृति वर्णन की जो विशेषता है, जो प्रवृत्ति है, वो आपकी आधुनिक काल के हम लोगों ने पढ़ा भारतेंदु युग में दिखाई देती है। और उसके पहले जो है हमने पढ़ा था आधुनिक काल के पहले रीति काल, उसमें भी प्रकृति वर्णन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है।
और आगे हम लोग आधुनिक काल के बाद पढ़ेंगे छायावादी युग। उसमें भी प्रकृति वर्णन का महत्व मिलता है, प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। छंद वैविध्य यानी कहने का मतलब है कि इसमें अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। तो ये छंदों का प्रयोग जो है ये तो रीति काल से चला आ रहा है, रीति काल में आया, आधुनिक काल में भी रहा, और आपका छायावादी युग में भी छंदों का प्रयोग होता रहा। अब हम लोग जानेंगे कि द्विवेदी युगीन कवियों का वर्गीकरण। जैसे हमने पढ़ा था भारतेंदु युग में कवियों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया था, वैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में भी कवियों को 2 वर्गों में बांट दिया गया। तो पहले कवि वर्ग में कौन थे? द्विवेदी मंडल के कवि या अनुशासन की धारा के कवि, मतलब जो अनुशासन में रहकर क्या कर रहे थे, कविताएं लिख रहे थे, वो द्विवेदी मंडल के कवि कहे जाते हैं। और जो अपने मन से यानी वैसे कवि जो स्वच्छंदता की धारा के कवि थे, यानी स्वतंत्र रूप से रचनाएं कर रहे थे, अर्थात जो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि थे। तो ये 2 प्रकार के कवियों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी मंडल के कवि, मतलब आज महावीर प्रसाद द्विवेदी मंडल के कवि कौन कौन हैं और जिन्हें हम लोगों ने अनुशासन की धारा के कवि भी कहा। तो आइए हम लोग जानते हैं उनके बारे में। द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में रहकर उनके मार्गदर्शनानुसार लेखन कार्य किया, मतलब द्विवेदी जी के साथ में रहकर उनके नक्शे कदम पर चलकर उन्होंने उनके मार्गदर्शन में लेखन कार्य, साहित्य कार्य शुरू किया। वे अनुशासन की धारा के कवि कहे जाते हैं या द्विवेदी मंडल के कवि वर्ग में शामिल किए जाते हैं। तो याद रखेंगे आप, इसके मुख्य कवि जो हैं यहाँ पर दिया गया है और सारे ही मुख्य हैं, किन्हीं को हम लोग हटा नहीं सकते हैं। तो पहले तो हैं ही भाई तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि ये जो युग है, ये जो काल है, ये इन्हीं के नाम पर रखा गया है, तो इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी आएंगे पहले। दूसरे हैं मैथिली शरण गुप्त, तीसरे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका उपनाम है। चौथे हैं सिया राम शरण गुप्त, 5वें हैं रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी में आपके राम के ही नाम छिपे हुए हैं, ठीक है ना, राम और हनुमान जी के, जैसे महावीर हनुमान। मैथिली कौन हो गए? मैथिली मतलब कहा गया है आपको हम सीता जी को, और अयोध्या वो भी राजा राम से जुड़ा हुआ है। सिया राम तो नाम है ही, रामचरित। एक लोचन प्रसाद पांडे एक अलग हो गए हैं आपके राम के नाम से अलग। तो याद रखेंगे आप इस तरह से कि महावीर प्रसाद द्विवेदी में जितने भी कवि हैं सबके नाम में राम से जुड़े हुए कोई न कोई बातें, घटनाएं, स्थान हैं। अब हम लोग जानते हैं इनके बारे में स्वच्छंदता की धारा के कवि, मतलब जिन्होंने द्विवेदी युग से हटकर जो है अपने मन से कविताएं लिखी। द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व से बाहर रहकर स्वयं की स्वतंत्र अर्थात स्वच्छंद मनोवृत्ति के आधार पर लेखन कार्य किया, वे क्या कहलाते हैं? स्वच्छंदता की धारा के कवि कहलाते हैं या द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि वर्ग में शामिल किए जाते हैं। इसमें कौन कौन है देख लीजिए। तो पहले हैं पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, दूसरे हैं मुकुटधर पांडे, तीसरे हैं राम नरेश त्रिपाठी, फिर है राय देवी प्रसाद पूर्ण, फिर लाला भगवान दीन, पंडित नाथुराम शर्मा शंकर, पंडित रूप नारायण पांडे, पंडित श्रीधर पाठक। तो देखिए ऑप्शन दे दिया जाता है ना, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। कह दिया जाए कि राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, राय देवी प्रसाद पूर्ण, और एक ऑप्शन दे देंगे मैथिली शरण गुप्त, और कहेंगे कि इसमें द्विवेदी युग के धारा के कवि जो मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में कविता लिख रहे थे, इनमें से कौन है। तो आपको तो जानना पड़ेगा ना कि भाई कौन थे, कौन कौन थे, नाम याद रखना पड़ेगा आपको, तभी तो आप सही टिक लगाएंगे, वरना गलत करके चले आएंगे। तो इस तरह से हमें याद करना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग धीरे धीरे एक एक कवि का परिचय जानते हैं
उनकी रचनाएं जानते हैं। तो पहले हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके उन कवियों के बारे में जानेंगे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की शरण में रहकर, मतलब उनके नेतृत्व में रहकर काव्य रचनाएं कर रहे थे, और जिनको हम लोग क्या कहते हैं, किस कवि के नाम जानते हैं हम लोग, तो अनुशासन की धारा के कवि के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से हैं वो कवि? पहले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। 1864 में इनका जन्म हुआ। दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। मृत्यु रायबरेली में ही हुई 1938 में। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं वो 80 मानी जाती हैं, लेकिन 80 जो है इनकी खुद की रचनाएं नहीं हैं। इसमें कुछ मौलिक रचनाएं भी हैं और अनुदित गद्य और पद्य रचनाएं भी हैं। मतलब अनुदित मतलब जो दूसरों की रचनाओं का जो अनुदित की मतलब अनुवाद किया गया हो, ट्रांसलेशन किया गया हो, ठीक है ना। तो मौलिक रचनाएं कौन कौन सी हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की, आइए जानते हैं हम लोग। तो मौलिक रचनाएं यहाँ 8 दी गई हैं जो उन्होंने खुद लिखी हैं ना, जो उन्होंने स्वयं से लेखन किया है, किसी और अन्य कवि का लेखन से उन्होंने नहीं चुराया हो। पहला है काव्य मंजूषा, दूसरा है सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, कविता कलाप, नागरी तेरी यह दशा। तो ये उनकी मौलिक रचनाएं, जिसमें देखिए मैंने टिक लगाया है ना, यही सब परीक्षा में ज़्यादा आते हैं। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, ये ज़्यादा आते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे और भी याद रख सकते हैं। इसलिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की बात हो रही है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो कविताएं हैं या रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा उपयोगी हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि अनुदित रचनाएं कौन सी रहीं। तो मुख्य रचनाएं यहाँ दी गई हैं। तो पहली है कुमार संभव सार, ठीक है, दूसरी है ऋतु तरंगिनी और तीसरी है गंगा लहरी। कुमार संभव सार, ऋतु तरंगिनी, गंगा लहरी। ये कुमार संभव सार के बारे में कुछ दिया गया है। संस्कृत के कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव महाकाव्य का हिंदी अनुवाद 1902 ईस्वी में किया गया। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, ठीक है ना। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो कुमार संभव सार जो अनुदित किया है रचना के रूप में, वो किनकी रचना है और किस नाम से ये पहले थी और कब अनुवादित की गई। तो ये कालिदास की रचना है, ध्यान देंगे। और ये पहले कुमार संभव के नाम से प्रकाशित हुई थी, और कुमार संभव एक महाकाव्य है, ठीक है ना। और ये संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका हिंदी अनुवाद किया कब? 1902 में, है ना। 1903 में ये आपके सरस्वती पत्रिका के ये संपादक मंडल में शामिल हो गए और संपादन कार्य किया इन्होंने, और 1902 में इन्होंने इस महाकाव्य का हिंदी अनुवाद किया। प्रसिद्ध लेख कौन कौन से हैं ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? तो ये जो लेख है ना, ये लेख छपा था 1913 में सरस्वती पत्रिका में। दूसरा लेख है आर्य समाज का कोप, ये कब छपा? 1914 में सरस्वती पत्रिका में। भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित लेख कवियों की उर्मिला उदय विषयक उदासीनता, ये कब प्रकाशित हुई? 1908 में। तो ये नाम है लेख का, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, ये प्रकाशित हुई 1908 में सरस्वती पत्रिका में। और ये किस नाम से प्रकाशित हुई थी? भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे आते हैं हम लोग। ये प्रारंभ में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म यानी गुप्त नाम से, नकली भी कहते हैं छद्म को ना, छद्म मतलब नकली नाम या गुप्त नाम भी कह सकते हैं, किताब में दिया गया है, सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं छापते थे। मतलब ये बताते नहीं थे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी लिख रहे हैं, ये अपने नाम को बदल के क्या रखते थे? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। तो ये उनका ही नाम है जो वो गुप्त रूप से रचनाएं करते थे और अपनी रचनाओं को छापते थे। इन्होंने साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोश कहा है ना। हम लोग कहते हैं ना कि साहित्य की परिभाषा किन्होंने दी, तो साहित्य की परिभाषा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही दी थी, और उन्होंने कहा था कि ज्ञान की राशि का संचित कोश क्या है? साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये कथन कहा गया था।
ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। हिंदी समालोचना हम लोग पढ़ेंगे, सिलेबस में है हमारा, तो इसको स्थापित करने का श्रेय भी महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए इन्होंने रेलवे की नौकरी की, किंतु उच्चाधिकारियों से कुछ कहा सुनी हो जाने के कारण इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और हिंदी भाषा और साहित्य के लिए समर्पित हो गए। 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका की कमान संभाली और 1920 तक इन्होंने संपादन का कार्य किया सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में। तो 17 वर्षों तक इन्होंने संपादन का कार्य किया सरस्वती पत्रिका में। ये कवि भी थे, आलोचक भी थे, निबंधकार भी थे, अनुवादक भी थे और संपादकाचार्य भी थे। मतलब कई पदों पर इन्होंने कार्य किया है, कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, निबंधकार के रूप में, अनुवादक के रूप में और संपादकाचार्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। आधुनिक काल में हिंदी गद्य और पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता आचार्य हजारी प्रसाद नहीं बल्कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। क्योंकि द्विवेदी समझ लेते हैं हम लोग कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, आधुनिक काल में किसी का नाम आएगा तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही आएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम बहुत पहले आ चुका है, आगे भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, कथन उनकी बहुत प्रसिद्ध है। संपत्ति शास्त्र इनकी अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक मानी जाती है। तो संपत्ति शास्त्र किनकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है और इसमें अर्थशास्त्र संबंधी ज्ञान दिया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य समाहित है। यानी 15 खंडों में इनका पूरी रचनाएं, पूरा साहित्य किस नाम से? महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से प्रकाशित है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने काव्य की सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया। इनमें से असलियत सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब इन्होंने वास्तविकता को प्रकट किया है, ठीक है ना, ताकि काव्य किसके लिए उपयोगी बन सके? समाज के लिए उपयोगी बन सके। तो ये बात किसने कही थी? डॉक्टर नगेंद्र ने कही थी। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि डॉक्टर नगेंद्र हो गए, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। ये तीनों का कथन परीक्षा में आना ही आना है, इसलिए तीनों के कथनों का आप अलग से नोट कर लिया करें। लेकिन नोट करने के दौरान ध्यान रखें, कालखंडों का भी ध्यान रखना है कि कालखंड यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, किन कालों में किन कवियों ने कौन कौन से कथन कहें। मैथिली शरण गुप्त ने एक जगह श्लेष शैली में द्विवेदी जी की प्रशंसा निम्न शब्दों में की। इन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के मंडल के कवि माने जाते हैं, करते तुलसीदास भी कैसे मानद नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो ये मैथिली शरण गुप्त ने किनकी प्रशंसा में लिखा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रशंसा में। इसका अर्थ देखिए दिया हुआ है कि अर्थात जैसे तुलसीदास जी ने महावीर हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की, वैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृपा से साकेत की रचना हुई, है ना, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने ही साकेत की रचना की थी, जो महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे। इनके पिता राम सहाय द्विवेदी, महावीर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? राम सहाय द्विवेदी। महावीर यानी हनुमान जी, उनके पिता हो गए राम जी यानी राम सहाय जी। राम सहाय द्विवेदी को महावीर का इष्ट था, इसी कारण उन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर रखा था। मतलब महावीर के वो भक्त थे हनुमान जी के, यही कारण है कि उन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी रखा। इन्होंने हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत रूप प्रदान किया, मतलब व्याकरण में ढाला हिंदी भाषा को, ठीक है। प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी की? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित 3 शैलियों में रचनाएं की हैं, गद्य रचनाएं की हैं ना, 3 शैलियों में गद्य रचनाएं। तो पहली रचना है व्यंग्यात्मक शैली, दूसरी है आलोचनात्मक शैली और तीसरी है गवेषणात्मक शैली। ध्यान देंगे आप
कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य रचनाओं में मुख्यतः निम्न तीन शैलियाँ मतलब प्रयोग की हैं। व्यंग्यात्मक शैली क्या है? इस शैली में लिखे निबंधों की भाषा व्यवहारिक होती है, इसमें हास्य का पुट भी है। इन निबंधों की वाक्य रचना सरल है, इनके व्यंग उभरे हुए हैं। आलोचनात्मक शैली में क्या होता है? आलोचना के लिए सरल, संयत यानी बंधी हुई और गंभीर भाषा का प्रयोग किया गया है। गवेषणात्मक शैली क्या है भाई? इस शैली में शुद्ध, संयत यानी बंधी हुई और संस्कृत शब्दों से अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। इस शैली में, गवेषणात्मक शैली में। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात हम लोगों ने की। अब बात करेंगे हम लोग मैथिली शरण गुप्त की, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के मंडल के कवि माने गए हैं। तो इनका जन्म हुआ 1886 में, गांव चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। मूल नाम इनका क्या था? मिथिलाधिप नंदिनी शरण, लेकिन बाद में नाम रखा गया मैथिली शरण गुप्त। मृत्यु काल है 1964। पिता का नाम सेठ रामचरण गुरु। काव्य गुरु कौन हुए? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मैथिली शरण के गुरु कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। गुप्त यानी मैथिली शरण गुप्त ने द्विवेदी के नेतृत्व में रहकर सरस्वती पत्रिका के लिए अनेक रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, कि इन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं देखिए। तो मौलिक काव्य ग्रंथों की संख्या लगभग 40 मानी जाती है। मतलब इन्होंने स्वयं से जो काव्य ग्रंथ लिखे हैं उनकी संख्या है 40, है ना। और ये परीक्षा में आना ही आना है, इनकी रचनाओं से संबंधित जो भी बातें हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 40 का नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन मुख्य रचनाओं का नाम दिया गया है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो रंग में भंग आप इनको क्रमबद्ध तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो पहला है रंग में भंग 1909, जयद्रथवध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, शकुंतला 1923, पंचवटी 1925, अनग 1925, हिंदू 1927, त्रिपथगा 1928, शक्ति 1928, गुरुकुल, विकट भट्ट, साकेत नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुष भी नहीं भूलेंगे। कुणाल गीत, काबा, करबला, पृथ्वी पुत्र, प्रदक्षिणा, जय भारत, ये भी नहीं भूलेंगे आप। विष्णु प्रिया, अर्जन और विसर्जन और झंकार। तो जहाँ टिक और गोला लगा हुआ है ना, वो परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। रंग में भंग, जयद्रथवध, भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, काबा और करबला, नहुष, जय भारत, विष्णु प्रिया। इसके अलावा अनख भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और त्रिपथगा भी, ठीक है ना, द्वापर भी। तो हाँ देखिए, हम लोग किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो अधिकतम परीक्षाओं में पूछा गया वो यही है, ठीक है, क्योंकि सब तो आएगा नहीं। विषय वस्तु की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो रचनाएं अभी हम लोगों ने जानी, अभी हम लोगों ने पढ़ा, उनको अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है विषय वस्तु के आधार पर, क्योंकि सभी रचनाओं की विषय वस्तु अलग अलग है, ठीक है ना, एक नहीं है। तो हम लोग जानते हैं पहला विषय वस्तु है राम संबंधी काव्य, ठीक है ना। तो जिन रचनाओं में राम से संबंधित कविताएं लिखी गई वो रचनाएं कौन सी हैं? तो पहली है साकेत, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, सिलेबस में हमारा है। पंचवटी और प्रदक्षिणा, तो ये राम से संबंधित काव्य हैं। दूसरा काव्य है कृष्ण संबंधी काव्य, रचना का नाम क्या है? द्वापर, क्योंकि द्वापर युग में ही कृष्ण का अवतार हुआ था। तीसरा है वैष्णव भक्ति संबंधी काव्य, तो ये है विष्णु प्रिया, जो चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। दूसरा आगे है बौद्ध मत संबंधी काव्य, यानी गौतम बुद्ध से संबंधित जो काव्य हैं, रचनाएं। पहला है यशोधरा और अनग, जो गीति नाट्य है। यशोधरा भी आपको सिलेबस में है, उसको भी पढ़ना है आपको। सिख धर्म संबंधी काव्य है गुरुकुल। इस्लाम धर्म संबंधी काव्य है काबा और करबला। महाभारत के पात्रों, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
क्योंकि इनसे प्रश्न आना है। राम संबंधी काव्य और बौद्ध मत संबंधी काव्य और महाभारत के से संबंधित काव्य जो हैं वो एकदम परीक्षा में आपका आना है। तो महाभारत के पात्रों, उनके प्रसंगों, उपाख्यानों पर आश्रित काव्य कौन कौन से हैं? जय द्रथवध, उसके बाद है सैरंध्री, वक संहार, वन वैभव, नहुष, हिडिंबा, शकुंतला, तिलोत्तमा और जय भारत। इसमें भी सारे नहीं इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें जयद्रथ वध इम्पॉर्टेंट है आपका, फिर नहुष इम्पॉर्टेंट है और शकुंतला और जय भारत। ये जो काव्य है जो महाभारत के पात्रों पर आश्रित हैं, इनके बारे में कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इनको आपको पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि इनसे संबंधित कई प्रश्न आते हैं। तो आप कोशिश करें कि इनको पढ़ें, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना नॉलेज होगा आपको। ऐतिहासिक वीर पुरुषों संबंधी काव्य कौन है? रंग में भंग। ये कई बार पूछा गया है, रंग में भंग ऐतिहासिक वीर पुरुषों से संबंधित काव्य में। महात्मा गांधी संबंधित काव्य भी है, अंजलि और अर्ध्य। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि परीक्षा में मैंने देखा नहीं आते हुए। काल्पनिक एवं विचारात्मक विषय वस्तु पर आधारित काव्य है भारत भारती। ठीक है, भारत भारती, वैतालिक, हिंदू, अजित। तो भारत भारती याद करेंगे और हिंदू याद रखेंगे। ये आगे हम लोग जानते हैं कि इनकी रचनाओं में किन किन शैलियों का प्रयोग किया गया है। रचना शैली की दृष्टि से इनकी रचनाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो पहली जो शैली है वो है मुक्तक काव्य शैली। तो इसमें पद्य, प्रबंध, स्वदेश संगीत और मंगल घट। कहने का अर्थ है कि पद्य से संबंधित जो कविताएं हैं और स्वदेश संगीत कविताएं हैं और मंगल घट कविताएं हैं वो मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती हैं। गीति शैली में झंकार, विश्ववेदना, अंजलि तथा साकेत, यशोधरा, कुणाल गीत के कुछ अंश आते हैं। तो साकेत की जो रचना है वो किस शैली में हुई है? गीति शैली में। देखिए क्वेश्चन बन गया ना यहाँ से। नाट्य शैली में नाटक अर्थात तिलोत्तमा और चंद्रहास है। गीति शैली में किसकी रचना हुई है? रूपक, यानी गीति शैली, नाट्य शैली मतलब रूपक, अनघ, तिलोत्तमा और चंद्रहास। पत्र शैली में जो नूतन काव्य शैली है, जो रचना कौन सी है? पत्रावली। प्रबंध काव्य शैली, ध्यान देंगे आप, अब ये इम्पोर्टेंट आ रहा है आपका। यह इनकी सर्वाधिक सर्वप्रिय शैली, यानी सबसे अधिक मतलब प्रिय शैली है इनकी कौन सी? प्रबंध काव्य शैली, जिसमें पहली रचना है साकेत, दूसरी है जयद्रथवध, फिर है यशोधरा और पंचवटी। ये एकदम बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, हो सके तो आप इनको पढ़ भी ले, साकेत को, जयद्रथवध को, यशोधरा को और पंचवटी। उनकी शैली क्या है? प्रबंध काव्य शैली। हम लोग बात कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त के काव्यों की। गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्यों की कुल संख्या 19 मानी जाती है। महाकाव्य 2, मतलब 2 महाकाव्य रचा इन्होंने और खंड काव्य में 19 की रचना हुई है। यशोधरा, देखिए इनके मतलब दे भी दिया गया है किन रचनाओं में किसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो यशोधरा रचना में गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर आधारित मानी गई, मतलब गृह त्याग जो गौतम बुद्ध ने किया है उसको आधार मानकर यशोधरा लिखा गया है। नारी जीवन के मार्मिक अभिव्यक्ति के कारण कुछ लोग इस रचना को साकेत से भी बढ़कर मानते हैं। इसमें नारी सम्मान की प्रतिष्ठा की गई है। किसमें? यशोधरा में। यशोधरा जो थे ना, थी कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी थी। रंग में भंग रचना में चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंध रखने वाली राजपूती आन का वर्णन है। मंगल घट में इस कविता संग्रह में इसमें केशव की कथा, स्वर्ग सहोदर इत्यादि बहुत सी फुटकल रचनाओं का संग्रह किया गया है। पंचवटी में लक्ष्मण के चरित्रों का उत्कर्ष वर्णन है। विकट भट्ट में जोधपुर के एक सरदार की 3 पीढ़ियों द्वारा वचन निभाने का वर्णन है। मेघनाद वध जो है इनकी अतुकांत रचना है। विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु
की वियुक्ता पत्नी के त्याग और तप का प्रदर्शन किया गया है। अर्जन और विसर्जन में मुस्लिम संस्कृति की झांकी प्रस्तुत की गई है और जयद्रथ वध में राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले युवक का वर्णन किया गया है और इसका आधार महाभारत है। ध्यान देंगे जयद्रथ वध में। तो ये उनकी रचनाएं हैं और उन रचनाओं के विषय हैं जिनमें इम्पोर्टेंट है आपका यशोधरा, ठीक है, रंग में भंग, पंचवटी, मेघनाद वध, विष्णुप्रिया और जयद्रथ वध। अब कुछ बात करते हैं साकेत के बारे में, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है साकेत, ये इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न हमेशा ही आता है। तो आइए साकेत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। रचना इसकी हुई साकेत की 1931 में, ध्यान देंगे आप। और कुल सर्ग यानी कुल समय है 12, यानी 12 समयों में 12 सर्गों में साकेत की रचना हुई है 1931 में। और किस श्रेणी के अंतर्गत आता है ये? महाकाव्य श्रेणी के अंतर्गत, महाकाव्य श्रेणी के अंतर्गत आता है और प्रबंध काव्य भी है ये। प्रेरणा स्रोत लेख जिससे प्रेरित होकर यह काव्य लिखा गया। तो आखिर इनको इस महाकाव्य की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो रविंद्रनाथ टैगोर का एक लेख है जिसका नाम है काव्य की उपेक्षिताएँ, और दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1908 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित एक लेख है भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से, जिसका लेख का नाम है विषय कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। तो ये जो भुजंग भूषण भट्टाचार्य हैं स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनका लेख छपा था आपका सरस्वती पत्रिका में जिनका नाम था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। तो साकेत लिखने की जो प्रेरणा है इन्हीं दोनों रचनाओं से मिली। पहली है काव्य की उपेक्षिताएँ और दूसरी है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, ठीक है। और इस पर इनको पुरस्कार भी मिला है साकेत पर। कौन सा पुरस्कार? मंगला प्रसाद पारितोषिक। यह तुलसी के रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा बड़ा राम काव्य माना जाता है। साकेत है ना, साकेत को महाकाव्य कहा गया है, राम काव्य कहा गया है। किसके बाद? रामचरितमानस के बाद, जो किन्होंने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी। इस रचना में आर्य समाज का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। आर्य समाज मतलब हमारा भारतीय समाज आर्य समाज है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार साकेत की रूपरेखा निश्चित करने वाले कौन थे? छोटे लाल बारहस्पत्य थे। 1911 में इन्होंने इसकी रूपरेखा क्या की थी? तैयार की थी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार साकेत महाकाव्य ही नहीं बल्कि आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य भी है, ठीक है ना। आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य कौन है? साकेत है। किन्होंने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। यह नारी चेतना से संबंधित काव्य है। सबसे महत्वपूर्ण सर्ग इसमें 9वां सर्ग है। इसमें 15 सर्ग है, मैंने बता दिया आपको पहले, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है 9वां सर्ग। क्यों? क्योंकि यह सर्ग लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के वियोग वर्णन को समर्पित है। साकेत की जो 9वां सर्ग है इसमें लक्ष्मण की जो पत्नी थी उर्मिला, उनके वियोग का वर्णन है। लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास में राम जी के साथ चले गए, लेकिन 14 वर्षों तक उर्मिला ने जो वियोग झेला है उसको कहाँ बताया गया है? 9वें सर्ग में। 10वें सर्ग में भी उर्मिला का वियोग वर्णन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सर्ग है वो है 9वां सर्ग। कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये। रचना में कुल समय लगा था 15 वर्ष। 15 सर्ग 15 वर्ष। इसका प्रारंभ 1916 में हो गया और प्रकाशित कब हुआ? ये 1931 में। सोच लीजिए आप। ये दद्दा के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त जो हैं दद्दा के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद मधुप उपनाम से किया है। मधुप उपनाम भी है इनका। किनका? मैथिली शरण गुप्त का। स्वतंत्रता के बाद ये भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म विभूषण सम्मान दिया गया
इन्होंने अपनी रचनाओं में हरिगीतिका छंद का प्रयोग ज़्यादा किया है। किस छंद का? हरिगीतिका। गुप्त जी यानी मैथिली शरण गुप्त जी पहले वैश्योपकारक पत्र में अपनी रचनाएं छपवाते थे, किंतु सरस्वती में अपनी रचना को प्रकाशित कराने की तीव्र आकांक्षा उनके हृदय में थी। इन्होंने रसिकेंद्र उपनाम से ब्रजभाषा में लिखी कविता सरस्वती के लिए भेजी, किंतु यह कविता सरस्वती में नहीं छपी। ठीक है ना। तो रसिकेंद्र उपनाम से ये कविता लिखते थे किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और कहाँ भेजी थी इन्होंने? सरस्वती पत्रिका में, लेकिन ये छापी नहीं गई। द्विवेदी जी ने उन्हें पत्र लिखकर सूचित किया कि सरस्वती में हम बोलचाल की भाषा में लिखी गई कविताएं ही छापते हैं। यह भी लिखा कि रसिकेंद्र बनने का ज़माना अब लग गया। तो उन रिजेक्ट कर दिया था इनकी रचना को किन्होंने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और साफ साफ बोल दिया कि भैया हम लोग ब्रजभाषा में कविता नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग कविताएं जो छाप रहे हैं वो ब्रजभाषा में छाप रहे हैं। गुप्त जी पर इन दोनों बातों का विशेष प्रभाव पड़ा और तब जाकर उन्होंने ब्रजभाषा को छोड़कर खड़ी बोली में हिंदी कविता लिखनी शुरू कर दी और उपनाम से भी सदैव के लिए मुक्ति पा ली। ठीक है ना। तो उन्होंने जो उपनाम रखा था अपना रसिकेंद्र उपनाम, वो भी छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने हेमंत नामक कविता सरस्वती के लिए खड़ी बोली में लिखकर भेजी, जो अनगढ़ एवं अस्त व्यस्त थी। मतलब जैसे गढ़ी नहीं गई थी, मतलब क्रमबद्धता नहीं थी उनमें, जैसे जैसे लिखी गई थी। किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसमें बहुत व्यापक, मतलब क्या, बड़े स्तर पर फेरबदल करके मैथिली शरण गुप्त के नाम से वह कविता कहाँ छाप दी? सरस्वती पत्रिका में। देख रहे हैं ना आप। तो जो खड़ी बोली में कविता लिखी, जो जैसी तैसी कविता छप मतलब लिखी गई थी, उसको ढंग से प्रस्तुत किया इन्होंने द्विवेदी जी ने, और उसको छाप दिया सरस्वती पत्रिका में। अब कुछ कथन है यहाँ मैथिली शरण गुप्त की, जो कई बार कविता में पूछा गया है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, सॉरी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। तो ये किनका मतलब पंक्ति है काव्य का? ये यशोधरा से लिया गया है। और रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबर तल में। तो ये कहाँ से लिया गया है? पंचवटी से लिया गया है। ठीक है। और ये रचनाकार पता है आपको, मैथिली शरण गुप्त हैं। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भारत भारती से ली गई है, गुप्त जी की रचना से। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो ये भी रचना जो है, ये कविता की रचना जो है गुप्त जी ने की है। सखी नील नभस्सर से उतरा या हंस आहा, तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। अपने हिम हिंदू बचे तब भी चलता उनको धरता धरता, गड़ जाएं ना कंटक भूतल के, कर डाल रहा डरता डरता। ये भी गुप्त जी की रचना है। और भी बहुत सारी बातें गुप्त जी के बारे में दी गई हैं। गुप्त जी की खड़ी बोली की पहली कविता हेमंत है। मैंने बताया था आपको कि उन्होंने ब्रजभाषा में कविता लिखी थी, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया इनके द्वारा, द्विवेदी जी के द्वारा। तब उन्होंने खड़ी बोली में जो कविता लिखी हेमंत, उसको प्रकाशित किया गया 1905 में सरस्वती पत्रिका में। तो नाम याद रखेंगे, हेमंत 1905। गुप्त जी की पहली काव्य रचना है रंग में भंग, जो लघु खंड काव्य है, जो 1909 में प्रकाशित हुई। गुप्त जी की पहली महत्वपूर्ण काव्य रचना है जो प्रसिद्ध हुई सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, जो प्रसिद्ध हुई है, तो वो है भारत भारती 1912 में प्रकाशित है। यह रचना मुसद्दे हाली एवं मुसद्दे कैफी या भारत दर्पण से प्रभावित मानी जाती है, जिसके लेखक हैं ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी। तो ये जो भारत भारती रचना है 1912 में जो प्रकाशित हुई,
ये किससे प्रभावित है, किससे ली गई है, मतलब इफेक्टिव है, वो है मुसद्दे हाली और मुसद्दे कैफी या भारत दर्पण। भारत भारती रचना के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा। इसी रचना के लेखन के कारण इनको राष्ट्र कवि की संज्ञा भी दी गई। किनको? मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती के कारण राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि 1936 में काशी में महात्मा गांधी जी ने दी थी। बहुत बड़ी बात है ये। 1936 में काशी में महात्मा गांधी द्वारा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। ये तो बता चुका हूँ, फिर भी बता देते हैं। इनकी आरंभिक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाले वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित पहले जो रचना करते थे ये कहाँ भेजते थे छपने के लिए? वैश्योपकारक पत्र में। लेकिन बाद में इन्होंने द्विवेदी जी के संपर्क में आकर अपनी कविताएं कहाँ प्रकाशित करवाईं? सरस्वती पत्रिका में, जो बहुत प्रसिद्ध थी उस समय। गुप्त जी की दूसरी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना साकेत है, जो 1931 में प्रकाशित हुई, लेकिन 1916 से लिखी जा रही थी। 15 सर्गों का ये महाकाव्य है और 15 सालों में लिखा गया इसे। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई। मतलब भारत भारती के माध्यम से खड़ी बोली ने लोकप्रियता प्राप्त की। इन्होंने कहा ये बात? नागेंद्र ने कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा कि ये धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी और विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी। अभिधा में क्या होता है? अभिधा जो है काव्य का गुण है। इसमें एक अभिधा मतलब किसी बात को सरल तरीके से कहा जाना, ठीक है ना, मतलब जो है वैसा ही कहा जाना। तो ये धर्म में क्या है बताइए? विशिष्ट द्वैतवादी हैं और विचारों में गांधीवादी हैं और साहित्य में अभिधावादी हैं। तो किन्होंने कहा ये? बच्चन सिंह ने किनके लिए कहा था? मैथिली शरण गुप्त के लिए कहा था। डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने इनको आधुनिक काल का तुलसीदास भी कह दिया। देख रहे हैं, क्योंकि साकेत की जो रचना इन्होंने की वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। ठीक है, अब अगले जो रचनाकार हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और ये भी जो है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी मंडल के कवि माने जाते हैं। तो इनका जन्म है 1865, ज़िला आजमगढ़। 1947 में मृत्यु हुई। पहले ये मिडिल स्कूल के अध्यापक थे, फिर ये कानूनगो बने और सेवानिवृत्त हो गए 1923 में। इनकी जो रचनाएं हैं, पहली रचना है कृष्ण शतक और प्रद्युम्न विजय जो नाटक के रूप में है, और रुक्मणी परिणय जो नाटक है, और प्रिय प्रवास, जी हाँ प्रिय प्रवास जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की सबसे प्रसिद्ध रचना है। तो ये जो रचनाएं मैंने कही हैं ये कृष्ण चरित्र संबंधी कविता रचनाएं हैं, मतलब कृष्ण के चरित्र को उजागर करती हैं रचनाएं। पहला कौन? कृष्ण शतक 1882, फिर है प्रद्युम्न विजय जो नाटक है 1893, फिर है रुक्मणी परिचय जो एक नाटक है 1894, और प्रिय प्रवास जो है 1914। दूसरी रचनाएं हैं श्रृंगारिक रचनाएं जिसमें श्रृंगार का प्रयोग है। तो कौन कौन सा है देख लीजिए। रसिक रहस्य जो इम्पोर्टेंट है मैं वही पढ़ रहा हूँ, आगे आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। प्रेम प्रपंच, रस कलश, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे, पारिजात, कल्पलता, हरिऔध सतसई, श्री कृष्ण शतक। ठीक है, तो ये हरिऔध सतसई भी आपने पढ़ लिया मैंने। तो हाँ, तो ये जो रचनाएं जो टिक लगाया मैंने ये इनकी श्रृंगारिक रचनाएं हैं, और इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा ये कृष्ण संबंधी रचनाएं हैं। आगे है रामचरित्र संबंधी काव्य कौन है? वैदेही वनवास जो 1940 में प्रकाशित हुई है, जो राम से संबंधित काव्य है। इनमें से प्रिय प्रवास, परिजात, वैदेही वनवास इनकी महाकाव्य श्रेणी की रचनाएं मानी जाती हैं। मैंने बता दिया था आपको पहले कि प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास ये इनकी महत्वपूर्ण महाकाव्य श्रेणी की रचनाएं मानी गई हैं। उपन्यास में कौन कौन है? अधकिले फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, वेनिस का बाका। तो ये अधकिले फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ ये कई बार पूछा गया है।
तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है ना। ये उपन्यास करता है जिन्होंने उपन्यास लिखा है ठेठ हिंदी का ठाठ। अब कुछ बातें हैं जो कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। तो विप्रिय प्रवास इनका श्रेष्ठ महाकाव्य है। क्या है ये प्रिय प्रवास? श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें राधा को लोक नायिका, लोक सेविका, लोक शिक्षिका के रूप में स्थापित किया गया है। किसमें? प्रिय प्रवास में। इसमें मूल भाव रति नहीं बल्कि प्रेम है। रति में क्या होता है? श्रृंगार की बातें होती है ना, लेकिन इसका मूल भाव रति नहीं है बल्कि केवल प्रेम है। यह खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन है? तो प्रिय प्रवास है। और इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। ये भी याद रखेंगे, 17 सर्गों में इसको प्रकाशित किया गया है। और इस रचना के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। अपनी अपूर्व साहित्य साधना के कारण इनको कवि सम्राट भी कहा जाता है। किनको? हरिऔध सिंह, नाम भूल जाता हूँ मैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नाम थोड़ा लंबा है, तो अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय जो भी है। तो इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की। मैंने बताया था जब रीतिकाल पढ़ रहे थे हम लोग तब कि आधुनिक काल में भी ब्रज भाषा में रचना हुई, लेकिन उतनी नहीं हुई, लेकिन हुई। ब्रज भाषा खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की। रस कलश रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग है और वहीं प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास में खड़ी बोली का प्रयोग है। तो रस कलश की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा में। किनके द्वारा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा। हम लोग प्रिय प्रवास की जो प्रथम छंद है यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है। कई बार ये पूछा गया है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अविराजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये मतलब शाम के समय का वर्णन है कि समय की समाप्ति, मतलब दिन के समय की समाप्ति हो रही है और गगन में लालिमा छाती चली हुई है और अब रात होने वाली है। ठीक है, तो ये प्रिय प्रवास का एक उदाहरण है यहाँ पर, जो किनकी रचना है? अयोध्या जी की रचना है। वैदेही वनवास जो मूलतः वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा 18 सर्गों में वर्णित है ना। राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है 18 सर्गों में, और वाल्मीकि रामायण पर ये आधारित है। प्रिय प्रवास मूलतः वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। ठीक है ना। किस श्रृंगार का? वियोग। मतलब श्रृंगार में दो भाव आते हैं, पहला है संयोग, फिर है वियोग। इसमें वियोग श्रृंगार का प्रयोग है। वियोग वात्सल्य का चित्रण भी इसमें प्रमुखता से हुआ है। इसमें राधा के विरह का निरूपण चतुर्थ सर्ग में मिलता है। तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, ध्यान देंगे आप, और वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। तो चतुर्थ सर्ग में राधा के विरह के निरूपण का वर्णन मिलता है प्रिय प्रवास में। रस कलश जो ब्रजभाषा में लिखा गया एक रीति ग्रंथ रचना है। इसमें रस एवं रस स्वरूप नायिका भेद के साथ साथ ऋतु वर्णन भी मिलता है। क्या क्या मिलता है? रस, रस स्वरूप, नायिका भेद और ऋतु वर्णन। इनकी बात कर रहे हैं रस कलश की। ये रचना है अयोध्या जी की। चुभते चौपदे, चौखे चौपदे व बोल चाल रचनाओं में मुहावरे दार भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने इनको क्या कहा है? आधुनिक काल का सूरदास। ये बहुत बड़ी उपाधि हो गई कि गणपति चंद्र शुक्ल जो हैं उनके कथन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो हाँ, अयोध्या सिंह हरिऔध जी को क्या कहा गया है? आधुनिक काल का सूरदास। आगे आते हैं हम लोग श्रीधर पाठक। ठीक है, तो श्रीधर पाठक आपके जो रचनाकार हैं ये आपके शायद महाप्रसाद द्विवेदी कमंडल से बाहर के आते हैं ना। हमने भी पढ़ा था, देख लेंगे आप।
तो 1859 में जन्म काल है, आगरा उत्तर प्रदेश में। मृत्यु है 1928 में। अब देखिए यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं। तो आज के लिए इतना पढ़ते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको आगे और जो कवि हैं उनके बारे में बता दूंगा। चलिए, ठीक है।